सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीएल शर्मा परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में अपन ने देखा था कि राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है 13 मार्च 2020 को हुआ, उसका 19 तक सवाल हम कर चुके थे और आज उसी से आगे का सेकंड जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखो मित्रों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर संयुक्त साहस और साझेदारी में अंतर कीजिए। आपको पता है कि साझेदारी और संयुक्त साहस दोनों अलग अलग पार्ट हैं। संयुक्त साहस का मतलब शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होता है, जबकि पार्टनरशिप का मतलब, साझेदारी का मतलब लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होता है। तो यहां पर हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं और चारों पॉइंट के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे। पहला है उद्देश्य। जॉइंट वेंचर संयुक्त साहस जो होता है वो निश्चित कार्य और निश्चित समय तक कार्य को पूरा करने के लिए उसका निर्माण किया जाता है, जबकि जो साझेदारी होती है वो साझेदारी जो होती है वो निरंतर कार्य का संचालन करने के लिए उसका निर्माण किया जाता है, यानी वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपको पता है कि पंजीयन जो होता है, जॉइंट वेंचर संयुक्त साहस के लिए पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि बाहरी लोगों के प्रति अगर दायित्व है और उसका वाद प्रस्तुत करना है तो उसके लिए पंजीयन होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। सदस्य, जॉइंट वेंचर में सदस्य की न्यूनतम सीमा 2 है, लेकिन अधिकतम सीमा जो है वो अनिश्चित है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो न्यूनतम सीमा 2 है, लेकिन अधिकतम सदस्यों की सीमा साझेदारी में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में 50 निश्चित की गई है, जो कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार एप्लीकेबल है। और अधिनियम, जॉइंट वेंचर में कोई अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन साझेदारी में जो है वो साझेदारी अधिनियम 1932 जो 1 अक्टूबर 1932 को लागू होता है। ये हमारे पास ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लो। निश्चित कार्य निश्चित समय तक कार्य करने हेतु इसका निर्माण किया जाता है, निरंतर व्यवसाय संचालन हेतु इसका निर्माण किया जाता है, और पंजीयन इसका आवश्यक नहीं है। इसका पंजीयन आवश्यक है, बाहरी लोगों के विरुद्ध अगर वाद प्रस्तुत करना है तो पंजीयन आवश्यक है। यहाँ पर सदस्य संख्या जो है न्यूनतम 2 है और अधिकतम अनिश्चित है, लेकिन यहाँ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है, लेकिन अधिकतम कितनी है? 50। अधिनियम, इसके लिए अधिनियम नहीं है, ध्यान रखना। जॉइंट वेंचर में कोई अधिनियम नहीं है अलग से। और कंपनी, इसमें साझेदारी जो है वो साझेदारी के अंदर साझेदारी अधिनियम 1932 जो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ है वो इसमें अप्लाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जॉइंट वेंचर, क्योंकि ये सीए फाउंडेशन के अंदर आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास देख लो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि किरण कल्याण केंद्र जो है उसके ओपनिंग कैपिटल फंड की गणना करनी है, जो हमारे सीए फाउंडेशन में है और जूनियर अकाउंटेंट में स्पेशली आता है। तो यहां पर आपको देखना है कि हमें दे रखा है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली फॉर करंट ईयर। जबकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने आइटम हैं वो हमें दिखाना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं कि एंड में कितने आइटम हैं। तो यहां पर हमें केवल ओपनिंग आइटम्स को देखना है, और ओपनिंग आइटम्स हमारे पास देख लो कितने कितने दिए हुए हैं। किराया दिया हुआ है, पिछले साल 1 महीने का अग्रिम हो गया, तो 24,000 रुपए साल भर का है, तो 1 महीने का कितना हो गया? 2,000 रुपए का, तो लायबिलिटी में दिखा देंगे। इधर डेप्रिसिएशन देखिए, फर्नीचर पर 4,000 रुपए है, इसका मतलब फर्नीचर कितने का हुआ? 40,000 का शुरू में था हमारे पास। उसके बाद देख लीजिए आपके हमारे पास हमें और क्या क्या दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट 8,000 रुपए 10% के हिसाब से,
तो इसका मतलब फिक्स डिपॉजिट कितनी हो गई हमारे पास? फिक्स डिपॉजिट हो गई 80,000 रुपए की, क्योंकि 80,000 का 10% 8,000 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, ये भी हमारी एसेट्स है। और इधर ओपनिंग कैश हमारा देख लो 22,000 रुपए है, जो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। और बकाया वेतन जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे ओपनिंग में। और अग्रिम चंदा ये भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे, क्योंकि एडवांस में हमें रिसीव हो गया, विच इनकम इज नॉट अर्न ड्यूरिंग द रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड, तो उस केस में या उसको रिसीव्ड हो गया एडवांस में, तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में हम शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लो, ये ओपनिंग कैश आ गया 22,000 रुपए, फर्नीचर हमारा 40,000 आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 24,000 में 12 का भाग दिया 2,000 रुपए हमने दिखा दिया। और उसके बाद फिक्स डिपॉजिट 80,000 रुपए आ गई। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपए है, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाया हमने, और एडवांस रेंट 2,000 रुपए आ गया। और यहां पर ओपनिंग कैपिटल हमारी 1,30,000 रुपए की आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, डिफरेंस से आई है ओपनिंग कैपिटल हमारी, देख लो डिफरेंस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है देख लो, 12 महीने का किराया 24,000 रुपए है, तो 24,000 में 12 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है हमारे पास? 2,000 रुपए। फर्नीचर 10% है, आप देख लो फर्नीचर कितना है? 10% डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए। स्थायी जमा पर 10% ब्याज है, इसका मतलब है कि स्थायी जमा कितनी होगी? रिवर्स कर दो 100 अपॉन इंटरेस्ट रेट, तो यहां पर कितना हो गया? 80,000 रुपए। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित और राहुल एक फर्म में 7:3 के अनुपात में पार्टनर हैं, और आपको पता है कि बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट के अंदर यहां पर भावेश नए पार्टनर के रूप में एडमिशन हो रहा है, और लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व में से 10% प्रोविजन बनाना है। जनरल रिजर्व में से प्रोविजन बनाना है 20%। तो 20% अगर प्रोविजन बनाना है, इसका मतलब है कि 10,000 का 20% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए है, तो बाकी 8,000 को ही हम बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे? 7:3 में बांटेंगे। तो इसका मतलब 7:3 में बांटा हमने, तो 10,000 को नहीं बांटकर 8,000 को बांटा, और 8,000 के हिसाब से 5600 रुपए रोहित को मिला और 2400 रुपए राहुल को मिला। अब हमारे पास देख लो क्या है, रिवैल्यूएशन है, और रिवैल्यूएशन में एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो आपको पता है यहां लिखा है कि 60% तक करना है, कम करना है, इसका मतलब 40% से कम करना है। तो 40% से हमने कम करना है, तो हमारे पास देखा कि हमारा स्कंद 50,000 रुपए है, तो 40% 20,000 कम हो गया, और प्लांट हमारा 30,000 रुपए, 40% के हिसाब से 12,000 रुपए कम हो गया, यानी टोटल 32,000 रुपए हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया रिवैल्यूएशन का। और इस रिवैल्यूएशन के लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? हमने 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया पुराने साझेदारों को, जो रोहित और राहुल है, और उनको हमने बांटा। तो हमारे पास देख लो 7:3 में इनका रेशो कितना कितना आ जाएगा? 22,400 रुपए तो हमारे को किसको मिल गया? रोहित को मिल गया। कैसे किया हमने? पुराने अनुपात में। कैसे? 32,000 इंटू 7/10। लेकिन दूसरा देख लो हमारे पास क्या है कि 32,000 का हम इंटू करेंगे 3/10, तो इसका मतलब है कि 9600 किसको मिला? राहुल को मिला, यानी दोनों को लॉस मिल गया, और उस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पर आप देख लीजिए, भावेश कैपिटल लेकर आ रहा है और 10,000 रुपए गुडविल आ रहा है। जब भी कोई नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, तो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटा जाता है, और आपको पता है कि साझेदारों के जो गुडविल लेकर आ रहा है, तो पुराने साझेदारों को त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। तो त्याग का अनुपात आपको ध्यान रखना है, जब नया रेशो दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास दिया हुआ है, जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। नया लाभ हानि अनुपात 21:9:10 है, इसका मतलब है कि हमें त्याग का अनुपात भी निकालना है, और यहां पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदारों की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाए, यानी पुराने साझेदारों की पूंजी है, नए साझेदारों की पूंजी के आधार पर एडजस्ट करनी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो यहां पर सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और रिवैल्यूएशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, कि 40% से कम करके उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। राहुल और रोहित को बांट दिया हमने, 22,400 रोहित को मिला और 9,600 रुपए
राहुल को मिला लॉस। इधर आप देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट साइड में आएगा। कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। उसके बाद देख लीजिए केस, ये डिफरेंस से आएगा जब हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास देख लो नेक्स्ट हमारा क्रेडिट साइड है जहां पर बाय बैलेंस बीडी लिखी हुई है। रोहित और राहुल की कैपिटल है 50,000 और 40,000 रुपए। आप देख लो यहां पर 30,000 रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। कौन कैपिटल लेके आ रहा है? भावेश कैपिटल लेके आ रहा है। और यहां पर प्रीमियम गुडविल जो हमें त्याग के अनुपात में बांटनी है तो त्याग का अनुपात हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिजर्व जो मैंने बताया था कि 8,000 रुपए जो है उसी को हम बांटेंगे और कैश 22,800 रुपए लेकर आएगा रोहित, लेकिन ये जब भी पॉसिबल है जब उनकी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे? हमारे पास देख लो कि सबसे पहले 20% जो रिजर्व है उसको डूबत ऋण आयोजन में हस्तांतरित करना है। किस में हस्तांतरित करना है? डूबत ऋण आयोजन में हस्तांतरित करना है। इसलिए रिजर्व अब 8,000 रुपए ही पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? पुराने अनुपात में। भावेश ख्याति की 10,000 रुपए लाता है और जिसे रोहित और राहुल त्याग के अनुपात में बांटेंगे। इधर देख लो त्याग का अनुपात हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहां पर आप देख लीजिए रोहित का 7/10 था, नया अनुपात 21/40 है तो उसका त्याग कितना हो गया? 7/40। राहुल का 3/10 ओल्ड रेशो था और 9/40 न्यू रेशो है। इसका मतलब 3/40 उसका त्याग हो गया। इसका मतलब त्याग का अनुपात कितना हो गया? 7/3। और 7/3 का मतलब है कि ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो जो है इक्वल आ रहा है। तो हमने 10,000 जो गुडविल लेके आ रहा है उसको त्याग के अनुपात में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहां पर देख लीजिए त्याग का अनुपात। आगे देख लो नए साझेदार भावेश की पूंजी 30,000 रुपए है। जो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? क्योंकि 10/40 के आधार पर 30,000 रुपए लेके आ रहा है तो हम रिवर्स कर लेंगे उसको। 40/10 इंटू 30,000 तो यहां पर कितना हो रहा है? 1,20,000 रुपए उसकी कैपिटल हो गई। तो यहां पर आप देख लीजिए जिसे हमें किस अनुपात में बांटना है? नए अनुपात में बांटना है। और नया अनुपात हमें दिया हुआ है, देख लो नया अनुपात कितना दिया हुआ है देख लेना। यहां पर नया अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 21, 9 और 10, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 21, 9, 10 को देख लो 63,000, 27,000, 30,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,20,000 रुपए को। तो यहां पर हमें डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना, ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि यदि अंतिम पूंजी जिसको हम नई पूंजी कहते हैं अगर वो ज्यादा है और पुरानी पूंजी कम है इसका मतलब साझेदार पैसा लेकर आएगा। लेकिन अगर पुरानी पूंजी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ज्यादा आ रही है इसका मतलब है कि साझेदार पैसा लेकर जाएगा। तो यहां पर हमारे पास देख लीजिए कि राहुल जो है उसकी पुरानी पूंजी ज्यादा आ रही है इसलिए 8,800 रुपए वो लेकर जाएगा। लेकिन इधर रोहित जो है वो कह रहा है कि उसकी पुरानी पूंजी कम आ रही है और नई पूंजी ज्यादा आ रही है तो यहां पर वो 22,800 रुपए लेकर आएगा रोहित। तो यहां पर आप देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जूनियर अकाउंटेंट में स्पेशली आता है। यहां पर स्पेशली हमें ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि XYZ साझेदार हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न कई कंपटीशन में आते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर क्या क्या अमाउंट हम उसको देते हैं और किस तरह की कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो यहां पर हमारे देख लो X, Y और Z साझेदार हैं जो 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने 2,40,000 रुपए की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जिसका वार्षिक प्रीमियम 8,000 रुपए है। आपको पता है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को जब खर्चा माना जाता है तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी की संपूर्ण राशि सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटी जाती है। तो ये ध्यान रखना है। यहां 1 अगस्त 2019 को जेड की मृत्यु हो गई। अब 1 अगस्त 2019 को जेड की मृत्यु हो गई और हमारे को 1 अप्रैल 2019 को खाते स्टार्ट होते हैं हमारे। इसका मतलब 4 महीने बाद ही
डेथ हो गई तो हमें क्या क्या चीजें हैं जो तो पूरी देनी है और क्या क्या चीजें हैं जो केवल 4 महीने की देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इन आइटम्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमारे देख लीजिए कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हमने देखा कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 3,60,000 रुपए की कैपिटल है, 10% के हिसाब से 36,000 हो गया। लेकिन उस 36,000 का 4 महीने का कितना हुआ? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए हम दे देंगे यहां पर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स उसकी 22,000 रुपए है, तो उनसे पैसा ले लेंगे। यानी जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होता है उसको पैसा देंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और यदि उससे पैसा लेना होता है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। तो फाइनली उसको पेमेंट कितना करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप देख लीजिए 22,000 रुपए ड्राइंग्स हो गई। 4 वर्षों के लाभ अब देखो कैलकुलेट करेंगे हम। 60,000 रुपए, 1,12,000, 20,000 की हानि है, 1,36,000, टोटल कितना हो गया? 3,08,000। लेकिन 3,08,000 में 20,000 रुपए का लॉस भी हो रहा है, यानी 2,88,000। 2,88,000 में डिवाइड बाई 4 करेंगे हम यहाँ पर, तो एवरेज कितना आ रहा है? 72,000। 72,000 आ रहा है। तो यहां पर हमें देखो कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है हमें, कि कह रहा है कि जेड की मृत्यु हो गई। अब जेड की मृत्यु हो गई तो हमें कॉन्सेप्ट में हमें लिखा हुआ था कि क्या क्या देना है, लाभ में हिस्सा देना है, लेकिन 4 महीने का ही देंगे। तो 4 महीने का कितना लाभ हुआ? जब एवरेज हमारा 72,000 रुपए आ रहा है तो 4 महीने का 24,000 हो गया। 24,000 में भी उसका हिस्सा कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसका हिस्सा स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कितना है उसका हिस्सा? 1/5। अब देख लीजिए जेड का हिस्सा 2:1 का अनुपात है XYZ का, तो इसका मतलब जेड का कितना है? 1/5। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 24,000 में 1/5 कितना होता है? 4,800 रुपए उसको प्रॉफिट में हिस्सा हम दे देंगे। उसके बाद हमें क्या देना है कि उसकी गुडविल में हिस्सा। अब गुडविल 72,000 रुपए हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, और गुडविल के लिए क्या लिखा हुआ है कि ख्याति जो होती है वो लिखा है 4 वर्षों के औसत लाभों के 3 गुने के आधार पर। तो हमने देखा कि 4 वर्षों का औसत लाभ कितना है? 72,000 रुपए आ गया। उसको 3 से गुणा किया तो 2,16,000 रुपए आ गया। ख्याति तो पूरी देनी है, उसने भी काम किया है। तो 2,16,000 रुपए का कितना करना है हमें? 2,16,000 रुपए का यहां पर उसका रेशो 1/5, 43,200 रुपए। अब 43,200 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन? क्योंकि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो शेष साझेदार ख्याति की राशि को फायदे के अनुपात में वहन करते हैं, जिसको हम एंट्री करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो यहां पर हमारे देख लो कि टोटल हमारा 72,000 था, उसको इंटू हमने 3 किया, 2,16,000 आ गया, 43,200 आ गया। और आपको पता है सूचना के अभाव में शेष साझेदारों का पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होता है, वही नया अनुपात होता है। तो 2-2 1 में है, तो X और Y का 2-2 है, तो 43,200 रुपए को वहन करेंगे 21,600, 21,600 रुपए। यहां पर आप देख लीजिए ये 3,60,000 रुपए कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ध्यान रखना किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृत साझेदार को चालू वर्ष के लाभ में हिस्सा दिया जाता है, उसे लाभ हानि उच्चंती खाते के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो हम 4,800 रुपए हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 रुपए आई थी। और इधर ये देख लीजिए कि ड्राइंग्स 22,000 रुपए हमने ले ली है, और टोटल हमने पेमेंट देख लो गुडविल का 21,600 यानी टोटल 43,200 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फायदे के अनुपात में। और यहां पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपको पता है कि 2,40,000 रुपए की पॉलिसी थी, और जब खर्चा माना जाता है तो पॉलिसी की पूरी राशि साझेदारों को मिलती है। तो मृत साझेदार का हिस्सा 1/5 है, तो 48,000 रुपए उसको मिल जाएगा। फाइनली हमने देख लो टोटल 4,46,000 रुपए का पेमेंट किया। नेक्स्ट, यहां पर आप देख लीजिए कि आशा लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक वाले 10,000 समतांश 10% प्रीमियम पर जारी किए हैं। और यहां पर हमें दिया हुआ है कि 40 रुपए एप्लीकेशन पे है, 40 रुपए अलॉटमेंट पे है, तो 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा, और 10 रुपए प्रीमियम है, 10% प्रीमियम हो गया।
अब यहां पर हमें देख लो 9,500 अंशों के लिए ही एप्लीकेशन आ रही है। तो आपको पता है कि फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कम एप्लीकेशन आ रही है जिसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जिसको अल्प अभिधान कहते हैं। 10,000 इशू किए, 9,500 के लिए एप्लीकेशन आ रही है। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आप देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और टोटल आपको पता है 9,500 है, 40 रुपए एप्लीकेशन पे है, तो टोटल हमारे पास 3,80,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां पर हमें ट्रांसफर करनी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफर करेंगे, वही 3,80,000, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, 2,85,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 95,000। आप देख लीजिए 95,000 कैसा आया, 9,500 है, 10 रुपए प्रीमियम है, तो 95,000 रुपए आ गया। और इधर आप देख लीजिए कि 30 रुपए रह गया प्रीमियम घटाने के बाद, तो 30 रुपए को इंटू मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास कितना टोटल हमारे 9,500 से, तो 2,85,000, 3,80,000 रुपए की एंट्री हो गई। वहां पर एंट्री हो गई बैंक टू एप्लीकेशन, यहां पर एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन भी हम लिख सकते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इन कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास देख लो अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3,80,000 और 3,80,000 रुपए। ये कैसे हुआ, क्योंकि 40 रुपए अलॉटमेंट है, तो 9,500 इंटू कितना हो जाएगा, 9,500 इंटू 40, यानी 3,80,000 रुपए। अब ये कॉन्सेप्ट आगे देखिए, इधर यहां पर ये एक मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कॉल्स इन एरियर होता है बकाया मांग राशि, जब कोई अंशदारी समय पर किस्त का भुगतान नहीं करता है तो उसे बकाया मांग राशि कहते हैं, वो रिसीव नहीं होती है। लेकिन अगर कोई अंशदारी कोई एडवांस में पेमेंट कर देता है तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे ये सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड, 11th 12th, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, सब में ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉल्स इन एरियर अगर बाद में पेमेंट करता है तो कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल एफ के अनुसार कितना % इंटरेस्ट पे करना होता है, 10%। लेकिन अगर कॉल्स इन एडवांस होता है तो टेबल एफ के अनुसार कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, 12%। पेबल किस पे होता है, कॉल्स इन एडवांस पर, कॉल्स इन एरियर पर क्या होता है, रिसीवेबल होता है। तो यहां पर हमें देखना है कि 3,80,000 रुपए यहां पर आने चाहिए थे, लेकिन 3,80,000 रुपए में देख लो यहां पर कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 200 अंशधारी जो है उसने 30 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 6,000 रुपए एडवांस में दे दिए। और यहां पर हमारे पास देख लो कितना है, क्योंकि एक 300 वाला है, 40 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दे रहा, तो 12,000 रुपए नहीं दे रहा, तो टोटल ये अलॉटमेंट कितना रिसीव हो रहा है, 3,74,000 रुपए। ये आपको ध्यान रखनी है कि कॉल्स इन एडवांस होता है, रिसीव होता है तो क्रेडिट होता है, और कॉल्स इन एरियर को आपको दिखाने के लिए हम डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते हैं, तो दिखाने के लिए मैंने 12,000 यहां पर लिखा है। आगे देख लो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने की है, 30 रुपए की है, और 30 रुपए की 9,500 इंटू 30, 2,85,000 रुपए की फाइनल कॉल हो गई। तो एंट्री हो गई इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 300 अंशधारी वाला अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा, लेकिन 200 वाला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी जो है वो अलॉटमेंट के साथ एडवांस में दे चुका, तो अब नहीं देगा, तो 6,000 रुपए अब नहीं देगा। ये आपको ध्यान रखना है कि 6,000 रुपए अब नहीं देगा वो, समझ गए ना, क्योंकि वो अलॉटमेंट के साथ दे चुका है। और 9,000 रुपए उसने अभी देने के लिए मना कर दिया, तो 9,000 रुपए वो नहीं दे रहा है, तो टोटल ये 15,000 रुपए कम हो जाएंगे 2,85,000 में से, यानी टोटल अमाउंट अब उसकी कितनी होगी, 2,70,000 रुपए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हमारे पास उस मद का नाम लिखिए जिसे समानाकार आय विवरण पत्र में 100 के रूप में लिखा जाता है, 100%। आपको पता है कि हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो हमारा वित्तीय विवरणों की तकनीक है हमारी, और आपको पता है कि 100% के नाम से किसको जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। लाभ हानि खाते में समानाकार आय में किसको माना जाता है, सेल्स को। हमारी शुद्ध बिक्री कितनी है, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो रहा है,
उसको हम 100% के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लीजिए कि परिचालन लाभ अनुपात क्या होगा यदि परिचालन अनुपात 87.5% है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि हमारा देख लो ऑपरेटिंग रेशो कितना दे रखा है, 87.5% है। तो 87.5% ये आ रहा है, तो बाकी ये 12.5% होगा ना भाई, तो ये 100% हो गया। तो यहां पर देख लो परिचालन अनुपात 87.5% है, तो परिचालन लाभ अनुपात कितना होगा, 12.5%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये देख लीजिए 87.5% अगर है तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100%। नेक्स्ट हमारा दे रखा है प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है, इसकी तकनीकों के नाम लिखिए। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड ये बताता है कि भूतकाल के आधार पर, पास्ट के आधार पर भविष्य का अनुमान कैसे लगाना है। तो आप देख लीजिए कि ये प्रवृत्ति विश्लेषण विचार या स्वरूप पर आधारित है जो व्यापारी को भूतकाल की घटनाओं से अवगत कराता है और क्या बताता है कि इससे भविष्य में क्या होगा। तकनीकी विश्लेषण जो पास्ट के आधार पर भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना ही हमारे लिए क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्स हमारी पहले 2020 में 100% थी, 2021 में 125% हो गई, 2022 में 175% हो गई, 2023 के अंदर 300% हो गई। तो ये जो ट्रेंड है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम ट्रेंड निकालते हैं जहां डिसीजन लेना होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारी टेक्निक्स जो हमारी वित्तीय विवरणों की है उसकी। इसमें आप देख लीजिए इसके 4 मेथड होती है, जिसको मुक्त हस्त ग्राफ विधि हमारी फर्स्ट मेथड है, और दूसरी अर्ध औसत विधि है, तीसरी हमारी औसत चल विधि है, और चौथी है न्यूनतम वर्ग विधि। तो आप देख लीजिए फ्री हैंड ग्राफिकल मेथड, एवरेज जो हमारी सेमी एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है। चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम ट्रेंड के बेसिस पर निकालते हैं। ट्रेंड बहुत सिंपल है, जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं और क्रिकेट में देखते हैं कि क्रिकेट में जो रन रेट है, तो रन रेट का ट्रेंड जो चल रहा है उसके आधार पर ट्रेंड आगे क्या चल रहा है। तो पास्ट हमारा हो चुका है, लेकिन अब फ्यूचर अनुमान लगा लेते हैं कि इसी आधार पर रन रेट चलेगी तो आगे क्या होगा। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं। एक कंपनी का चालू अनुपात 4:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी 75,000 है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना कि करंट रेशो आपका दे रखा है 4:1। इसका मतलब है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितनी हो गई, करंट लायबिलिटी 4/1। अब देख लीजिए कितनी हो गई, 4/1। तो हमें देखा कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, लेकिन यहां पर हमने डिवाइड किया तो करंट एसेट्स बराबर कितनी आ रही है, 4 करंट लायबिलिटी। इसको हम इक्वेशन में कर सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस 4 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लेकिन दूसरी इक्वेशन देख लीजिए कि वर्किंग कैपिटल दी हुई है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमारी देख लो यहां पर कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितनी आ रही है, 75,000 रुपए दिया हुआ है। तो ये दूसरा समीकरण हमारे पास हो गया। तो हमने देखा कि यहां पर समीकरण 1 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए साइन चेंज कर रहा हूं मैं, यहां माइनस प्लस और माइनस, तो ये क्रॉस हो गया। तो यहां पर क्या बचा, 3 करंट लायबिलिटी बराबर कितना आ रहा है, माइनस के 3 माइनस 75,000। तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 25,000 रुपए और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 3 से। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है, 25,000 रुपए की करंट लायबिलिटी हो गई। तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि करंट लायबिलिटी का 4 गुना जो है वो करंट एसेट्स है, लिखा हुआ है। इसका मतलब करंट एसेट्स कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। तो बहुत सिंपल ये आपको ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स हमारी कितनी हो रही है, 1 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी हो रही है, 25,000 रुपए। तो इसीलिए तो हमारा रेशियो कितना आया, 4:1। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4:1। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटी कैसे निकली, 25,000 रुपए, और ये 1 लाख रुपए हमारा करंट एसेट्स हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता में दिखावटी लेन देन क्या है, इसके कोई 3 उदाहरण लिखिए। नैतिकता, एथिक्स। आपको पता है कि हर आदमी, हर व्यक्ति
चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे फर्म हो, अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहता है, शो करना चाहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स मेरी इतनी है, लायबिलिटी इतनी है। तो यहां पर नैतिकता जो है हमारी कि एसेट्स को बढ़ाकर दिखाना, लायबिलिटी को कम दिखाना, खर्चों को कम दिखाना, इनकम को ज्यादा दिखाना, इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, दिखावटी लेन देन। तो यहां पर आप देख लीजिए कि वित्तीय विवरणों की सही तस्वीर को हेर फेर या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, मैनिपुलेटिंग करना, इससे हम क्या कहते हैं, दिखावटी लेन देन, जिसको विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं, जो संपत्तियों को बढ़ाकर दिखाता है, दायित्वों को कम करके दिखाता है, यानी खर्चों को कम करके दिखाता है और लाभों को बढ़ाकर दिखाता है। ऐसा इंसान कब करते हैं, ऐसा बिजनेसमैन कब करते हैं, जब देख लो यहां पर कि जब क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाकर दिखा दिया, कोई एसेट्स जिसका पुनर्मूल्यांकन किया, अधिक पुनर्मूल्यांकन कर दिया, आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चा मान लिया, तो नेचुरल है आपका लाभ तो कम हो गया ना। तो आपका लाभ कम हो गया, लेकिन वो छिपा रहे हैं, उस चीज को छिपा रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए, लाभ बढ़ गया या कम हो गया, लाभों को कैसे भी करके मैनिपुलेट किया आपने, एसेट्स को बढ़ाकर दिखाया, लायबिलिटी को कम दिखाया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए है एथिक्स, जिसको हम नैतिकता कहते हैं। नेक्स्ट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अलग पॉइंट है, बहुत जिसको आपको ध्यान रखना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कॉमन साइज में हमें ध्यान रखना है, कॉमन साइज के अंदर कि ये मिसिंग वैल्यूज हमें दी हुई है, और ये मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको पता है कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स इक्वल टू 100% होता है और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू 100% होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि 2018 और 2019 का मैटर दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है, देख लो 2018-2019 में कि यहां पर सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे 60%। 60% 2018 में है, तो 3 लाख का 60% ये कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 लाख, 5 लाख का 3 लाख कितना परसेंट है, 60% है। यहां पर आप देख लो कि ये 100% है, तो इसका मतलब दोनों सबका, तीनों का टोटल 100% आना चाहिए। तो यहां पर डिफरेंस कितना हो गया, 20%। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर 20% हो गया और 2018 का है, तो 2018 में 5 लाख का 20%, टोटल का देखते हैं, परसेंटेज हमेशा टोटल के निकालते हैं। तो 5 लाख का 20% कितना हो रहा है, 1 लाख रुपए। ये देख लीजिए, 1 लाख रुपए। और आगे देख लीजिए चालू दायित्व, उसमें भी 20 लिखा हुआ है। समता अंश पूंजी 3 लाख रुपए थी, 60% आ रहा है। संचय में अधिक के 1 लाख हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि उधर टोटल 100 आना चाहिए, 20 डिफरेंस आ रहा है। और उधर हमारा चालू दायित्व है, वो भी 20 आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चालू दायित्व 20 आ रहा है, तो 20 कितना हो गया, आप देख लीजिए, ये भी हमारा कितना हो गया, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए। इधर हम देखते हैं कि हमारे पास 40% दी हुई है 2019 में। कितना दिया हुआ है, 40%। तो 40% हम किसका, 6,50,000 रुपए का कैलकुलेट करेंगे, तो 40% कितना हो गया, 2,60,000 रुपए। अब देख लीजिए कितना हो गया, 2,60,000 रुपए, 40%। लेकिन इधर 1,95,000, 6,50,000 का कितना परसेंट है, क्योंकि हम परसेंटेज टोटल पे कैलकुलेट करते हैं। तो 6,50,000 का देख लीजिए, 1,95,000, 6,50,000 का कितना परसेंट है, 195 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 100, यानी कितना हो गया, 30%। देखो हम मिसिंग वैल्यू, वेरी इजी, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना, और ये हमें आना चाहिए। तो 30% हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने देखा कि यार यहां पर 100 टोटल आता है, तो यहां भी 30% हुआ। तो 30%, क्योंकि 40, 30 कितना 100 हो गया, 30% हो गया। तो 30% फिर कैलकुलेट किया, तो यहां पर कितना आ रहा है, 1,95,000। ये हमेशा ध्यान रखना, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होती है। लेकिन टोटल एसेट्स को भी 100% मानते हैं और टोटल लायबिलिटीज को भी 100% मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देख लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटीज, हमारा कॉन्सेप्ट हमारा आ गया। आगे देख लो, नेक्स्ट हमारा दे रखा है स्थिर पूंजी, स्थिर संपत्ति दी हुई है, और निवेश है, और चालू संपत्तियां दी हुई है। तो हम ये दिमाग लगाएंगे
कि एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है, तो यहां पर भी हमारे पास टोटल कितना आना चाहिए? 5 लाख। ये 5 लाख क्यों लिखा मैंने, आप देख लीजिए। ये 5 लाख इसलिए लिखा क्योंकि हमारी लायबिलिटीज का टोटल 5 लाख रुपए आ रहा है। आप देख लेना, लायबिलिटीज का टोटल 5 लाख रुपए आ रहा है। और इधर आप देख लीजिए कि ये हमने कैलकुलेट किया, हमने तो कैसे कैलकुलेट किया देख लेना कि नेक्स्ट हमारा कि 5 लाख रुपए टोटल एसेट्स का टोटल आ रहा है। अब यहां पर 5 लाख आ रहा है, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, देख लो, इन्वेस्टमेंट में 1,50,000, क्योंकि टोटल 5 लाख होना चाहिए। तो हम परसेंटेज वापस कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है? 40%। आप देख लीजिए 2018 में। फिर 1.5 लाख कितना परसेंट है? 30%। फिर 1.5 लाख कितना परसेंट है? 30%। टोटल कितना हो गया? 100%। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे पास देख लो 2019 के अंदर यहां पर 2,60,000 रुपए दिया हुआ है। तो 2,60,000 दिया हुआ है, तो 2,60,000 कितना परसेंट है? 6,50,000 का 40%। ये देखो बिल्कुल सिंपल है, 2,60,000 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 100। फिर हमने देखा यहां पर कि यहां पर 40% है और ये 50% और कैलकुलेट करना है, देख लेना, क्योंकि ये 2018 की परसेंट है, ये 2019 की परसेंटेज है। तो 2019 की परसेंटेज 50% आ रही है, तो 6,50,000 का 50% कितना होता है? 3,25,000। कितना हो रहा है? 3,25,000। अब यहां पर हमने देखा कि यहां डिफरेंस आ रहा है, तो यहां कितना हो गया? 65,000 रुपए। 65,000 6,50,000 का कितना परसेंट हो रहा है? 10%। और आप देख लीजिए टोटल इक्वल आ रहा है, टोटल इक्वल आ रहा है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है ये कि टोटल उसका इक्वल आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामलिया लिमिटेड की निम्न सूचनाएं दी गई है और इसकी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर्स, नेट सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमें दी हुई है। बहुत सिंपल और बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। देखो ये ध्यान रखना है हमें कि हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स कितना है। शेयर होल्डर फंड्स हमारा देख लो कितना, 40,000 रुपए के शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व को नहीं मानते हैं, तो हमारे पास देख लो क्या है कि समता अंश पूंजी 40 लाख रुपए की है। तो प्रॉफिट कितना है? जनरल रिजर्व है नहीं है हमारे पास, तो प्रॉफिट देख लो, सकल लाभ हमारा 16 लाख रुपए का है। 16 लाख में से 2 लाख रुपए हम बिक्री के खर्चे घटा दें तो 14 लाख बचे, और उस 14 लाख रुपए में से ऋण पत्रों पर ब्याज 10% भी घटा देंगे, 16 लाख का 10%, 1,60,000 रुपए, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास? 12,40,000। तो यहां पर आप देख लो 40 लाख में 12,40,000 और जोड़ देंगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ रहा है 52,40,000 रुपए। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यार शेयर होल्डर फंड कितना होता है। इसी के साथ एक और बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको पता है जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है। तो हमने देखा कि लायबिलिटीज में हमारे पास देख लो क्या है, 40 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 12,40,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, 10% डिबेंचर आ गया 16 लाख रुपए के, ये भी आ गया हमारे पास, और 3 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है। यानी अगर हम सबको जोड़ेंगे 40 लाख, यहां पर हमारे पास कितना है 16 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, और हमारे पास 12,40,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ये डिबेंचर, ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास, और हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी है? 3 लाख रुपए। तो आप देख लो यहां पर हमारी बैलेंस शीट का टोटल कितना होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये कह रहा है कि लिक्विड रेशियो कितना होगा, प्रोप्राइटरी रेशियो कितना होगा, ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा, और स्कंद आवर्त अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लो, लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स के लिए, कि करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक लेस कर दें
और स्टॉक भी कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते ही लिक्विड एसेट्स आ जाती है। लिक्विड एसेट्स यानी हमारे पास कितना लिक्विड है, कितना पैसा है, तो वो लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं हमारे पास, तो यहां पर आप देख लो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 50,000 है और 20% ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000 रुपए, तो 10,000 ज्यादा है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 60,000 रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। इधर आप देख लीजिए कि हमारी करंट एसेट्स 4 लाख रुपए है, तो 60,000 रुपए स्टॉक हटा दिया तो 3,40,000 हो गई लिक्विड एसेट्स, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख रुपए। यानी हमने 3,40,000 में अगर हम डिवाइडेड बाई 3 लाख करेंगे तो हमारा देख लो लिक्विड रेशियो हमारा कितना आ रहा है, 1.13:1। आप देख लो ये हमारा क्या आ गया, लिक्विड रेशियो। और हमेशा ध्यान रखना इसका आइडियल रेशियो कितना है, 1:1। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना है, 2:1। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट आगे हम बात कर रहे हैं, देख लो ये करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। लिक्विडिटी रेशियो हमारा हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था 10,000 रुपए ऐड करके 20% ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है। यहां पर आप देख लो प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, और हमने देखा था कि प्रोप्राइटर्स फंड्स क्या आ रहा है, जिसमें शेयर कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऐड किया था तो टोटल 52,40,000 रुपए। तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स ये हमारी टोटल एसेट्स हो गई। और ये देख लीजिए हमारी कैसे हमने टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज का टोटल किया है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया है। देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास, प्रॉफिट है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि टोटल कितना कितना हमारे पास हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो ये टोटल हमारी एसेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 40 लाख रुपए की है, 12,40,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है और 16 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर हैं। तो टोटल हमारे देख लो क्या है कि करंट एसेट्स कितनी है, तो वो हमें डिलीट करके देखना पड़ेगा कि टोटल डिलीट करने के बाद कितना कॉन्सेप्ट आता है वो हमें देखना है। करंट लायबिलिटी हमारी 3 लाख रुपए की है और इसको देखने के बाद डिफरेंस जो आएगी फिक्स एसेट्स वो हमें देखना है कि फिक्स एसेट्स कितनी आ रही है। तो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज का टोटल हमें देखना है 71,40,000 रुपए हो रहा है। आप देख लेना 71,40,000 रुपए हमारा टोटल एसेट्स आ रहा है, 71,40,000 हमारी टोटल लायबिलिटीज आ रही है। तो वो हमने कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। देख लो यहां पर कि 71,40,000 तो हम डिवाइड करेंगे यहां पर 71,40,000 रुपए से, तो लगभग ये पॉइंट समथिंग ये आ रहा है 0.67:1 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोप्राइटर्स फंड्स इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व अभी बताया था मैंने आपको, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा देख लो इधर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा देख लो क्या है कि ये कॉन्सेप्ट रह गया है इसके अंदर कि हमारा इसके अंदर दिया हुआ है कि ये कैपिटल रिजर्व भी है 4 लाख रुपए का। तो ये 4 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व था, ये आपको ध्यान रखना है। 4 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व भी हमारे पास दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। 4 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व है, ये हमें दिखाना है। तो 4 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व, तो इसका मतलब ये 69 ही होगा, यहां पर 69:1 होगा। ये बिल्कुल है 75,40,000 और ये कॉन्सेप्ट सही है। तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी हो गई, 75,40,000 और 52,40,000 प्रोप्राइटर्स फंड्स है, ये आपको ध्यान रखना। ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 12 लाख रुपए आ गई प्लस 2 लाख रुपए के हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए और डिवाइडेड बाय 28 लाख रुपए इंटू 100 यानी 50% हमारा क्या आ गया, ये ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपको पता है कि हमारी सेल्स कितनी आ रही है, 28 लाख आ रही है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था, 16 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए हमारी ये आ रही है, देखिए कैलकुलेट किया हमने। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहां पर आप देख लीजिए 12 लाख डिवाइडेड बाई 55,000 ये हमने
कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक तो 21.82। लेकिन एवरेज स्टॉक हमने कैसे कैलकुलेट किया? 50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए का हुआ, डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ रहा है? 55,000 रुपए। तो 55,000 से डिवाइड किया 12 लाख रुपए में, ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया। निम्न सूचनाओं से विनियोगों पर प्रत्यायी दर ऋण क्षमता अनुपात की गणना कीजिए। आपको पता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? पीबीआईटी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। लेकिन पीबीआईटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना? 3.5 लाख रुपए का, और फिर 50% टैक्स है तो 3.5 लाख रुपए टैक्स जोड़ दो, प्लस इंटरेस्ट 10% है तो हमारा 5 लाख का 10% 50,000 ये जुड़ जाएगा। तो 3.5 लाख और 50,000 टोटल कितने हो गए? 7.5 लाख रुपए हमारा क्या आ गया? ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी दी हुई है 40 लाख रुपए की, तो यहां पर हम 7.5 लाख में 40 लाख रुपए से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा देख लो कि हमने 18.75% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट किया है। ये कैसे कैसे ऐड किया है ये आपको ध्यान रखना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमारा कितना आ रहा है देख लेना। डिबेंचर्स 5 लाख रुपए के आ रहे हैं भाई, और हमारा 40 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, तो 40 लाख रुपए का ये आ रहा है, और इंटू 100 करेंगे हम यहाँ पर। तो आप देख लीजिए इंटू 100 कोई जरूरी नहीं है हम करें, तो यहाँ पर आप देख लेना कि 5 लाख और डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 40 लाख, तो यहाँ पर टोटल देख लो 0.125:1 शेयर होल्डर फंड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो यहां पर आप देख लो निम्न सूचनाओं से प्रारंभिक अंतिम स्टॉक की गणना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अलग कॉन्सेप्ट है। ये देखो ये हर एग्जाम में आता है। ये आपका देख लो इधर जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड रहा, इधर से आपके आईपीसीसी है, ये रेशियोज ये सारे आगे के क्लासेज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम सेकेंड ईयर में आता है रेशियो आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख लीजिए 12 लाख रुपए की कुल बिक्री है और सकल लाभ लागत का 1/3 है। तो 12 लाख रुपए में से हम क्या करेंगे? 12 लाख रुपए में से 1/3, 12 लाख का 1/3 कितना होता है? हम देख लो 1/3 4 लाख रुपए। आप देखना है 4 लाख रुपए होता है। आपको पता है कि लाभ की दर यदि लागत पर 1/3 होती है तो बिक्री पर 1/4 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बिक्री पर 1/4 है तो हमारे पास देखना है कि 12 लाख रुपए है और 1/3 हमें दे रखा है। किसका दे रखा है? लागत का। तो बिक्री का 1/4 हो गया क्योंकि रेटें बदलती है इसमें। तो 1/4 के हिसाब से 3 लाख रुपए हम लेस करेंगे तो 9 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अरे कितनी आ गई? 9 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी 9 लाख रुपए आ गई, तो एवरेज स्टॉक कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने डिफरेंस हमने देखा यहां पर, तो आप देख लो 5 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 9 लाख। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 9 लाख में हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 1,80,000 रुपए का हमारा एवरेज स्टॉक आ रहा है। अब ये कह रहा है कि एवरेज स्टॉक तो आपका आ गया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो हमारे पास इक्वेशन है कि आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1,80,000 रुपए। इसका मतलब है कि ये टोटल कितना? क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 3,60,000 रुपए हो गया। और एक हमें दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बराबर कितना है? 24,000 रुपए। अब देखिए 2 इक्वेशन हमारे सामने बन रही है। पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारी
ये हो गई। तो यहां पर हमने देखा कि 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को हम घटा देंगे तो यहां पर आप देख लीजिए दोनों कट गए। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना आ रहा है वो देख लेना, 3,84,000। अब क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू इसमें डिवाइड कर देंगे, 3,84,000 में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2:1 क्लोजिंग स्टॉक आप देख लीजिए, 2:1। और फिर आगे 18 है तो कितना आ रहा है, 9, और फिर 4 है तो यानी 1,92,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 24,000 रुपए कम होगा। तो 1,92,000 में जब क्लोजिंग हमारा कितना आ गया, क्लोजिंग 1,92,000 आ गया तो ओपनिंग कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके देखना है। आप देख लीजिए इधर ये सेल्स आ गई आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, और यहां पर आप देख लीजिए ये रेशो मैंने कैलकुलेट किया है कन्वर्ट करके। और यहां पर आप देख लीजिए 1,92,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है तो ओपनिंग स्टॉक 1,68,000 रुपए होगा। कितना होगा, 1,68,000। तो मित्रों ये था राजस्थान बोर्ड 2020 में 13 मार्च को अकाउंट्स का पेपर का सॉल्यूशन। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और समय समय पर हम ऐसा करते रहेंगे कि पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत हो और आप अपना स्वयं एनालिसिस करें और आगे की तैयारी करें और आगे आप अपने आप का भविष्य बनाएं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।